साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि अप्रैल माह की शुरुआत में हम शुरुआत करेंगे डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन को लेकर, जहां आज पार्ट 1 आपके सामने आ रहा है लंबे समय के बाद। पार्ट 1 में आज हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जैसा कि मैंने 1 अप्रैल को लाइव में कहा था कि शुरुआत में जो हम बताएंगे वह ए से शुरुआत होगी, लेकिन लगातार कुछ साथियों की समस्याएं इस हद तक बढ़ रही है कि हमें बीच का पार्ट 1 नंबर करना पड़ा है। जिसका कारण यह है कि कई यूट्यूब चैनल द्वारा लोगों को इस हद तक डराया जाता है कि उन्हें जेल, सलाखें, पुलिस, गिरफ्तारी और सलाखों के अंदर बंद व्यक्ति दिखाया जाता है। तो आज जो है हम कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन पार्ट शुरू करने से पहले मैं एक बात स्पेशल रूप से कहना चाहता हूं, खास रूप से कहना चाहता हूं कि फेसबुक पे कुछ लोग हमें यह कमेंट्स करते हैं कि हम लोन डिफॉल्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, हमारे वीडियो का मकसद केवल और केवल किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों में जो लोग लोन डिफॉल्ट का शिकार हुए हैं उनको अपने अधिकारों से, उनके कानूनी ज्ञान से अवगत कराना है। हमारा यह मकसद कतई नहीं है कि देश में लोन डिफॉल्टर बने। तो साथियों, कुल मिलाकर यही कहूंगा कि वीडियो को पॉजिटिव वे में लीजिए कि कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठाए, अपने आप को समाप्त कर दे, ये तो उचित नहीं है। और यही कारण है कि हम नहीं बोले तो बोलेगा कौन। तो इसी कड़ी में आज का ये स्पेशल प्रोग्राम है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन पार्ट 1। और पार्ट 1 आज पूरी तरह आधारित है क्रिमिनल मैटर पे। तो एक ही बात कहूंगा, कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं इस वीडियो में जो आज तक न आपने किसी यूट्यूब चैनल में देखे होंगे और न ही आज तक किसी लॉ की बुक में आपने पढ़े होंगे। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के बाद कई वकील साथियों को ये बात बुरी लगे, कई एनबीएफसी कंपनियों की बातें बुरी लगे, क्योंकि उनके केस अब उड़ने वाले हैं, अब उनके केस खत्म होने वाले हैं और हमारे एक ब्रह्मास्त्र से उनके सारे केस, उनकी सारी धारणाएं विफल होने वाली है। लेकिन बात यह है कि गलत तरीका उन्होंने आजमाया है और गलत तरीका यदि उन्होंने आजमाया है तो उनके सारे केस अगर खारिज होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन का हमारा कोई भी वीडियो लंबा होगा, क्योंकि हम सिलसिलेवार एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो कभी यह मत सोचना कि आप उसको फॉरवर्ड करके देख लेंगे, क्योंकि बीच में अचानक कोई एक ऐसी बात आएगी जो आपकी आंखें खोल के रख देगी और आपको इन तनावों से मुक्ति दे देगी। इसलिए डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन के नाम पर हमारा जो भी पार्ट है, आप अपनी जो भी राय हमको देना चाहते हैं आप कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि फेसबुक की जगह यदि आप हमें देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे मूव हो जाइए, क्योंकि फेसबुक पे एक इश्यू आ रहा है हमारे चैनल पर कि एक समय बाद उसमें आवाज आना बंद हो जाती है। तो ये उम्मीद करूंगा यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं जरूर देखिए, लेकिन यदि वहां पर आवाज पूरी आपको नहीं मिलती है तो आप यूट्यूब पर मूव करें एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, शुरू करने से पहले एक्चुअली मुझे बार बार कैमरा इसलिए देखना पड़ रहा है कैमरा ऑन है या नहीं, क्योंकि कल हमने इस वीडियो को शूट किया था और करीब 1.5 घंटे का वीडियो जब हमने बाद में देखा तो बीच में बंद हो चुका था। तो साथियों, आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वह न तो किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, न किसी फेसबुक पेज पर मिलेगी, न किसी लॉ बुक पर मिलेगी और न कोई पैनल आपको यह बात कभी बता पाएगा, क्योंकि पिछले 7 दिन से तैयारियों की बात आज डेब्ट मैनेजमेंट का पहला पार्ट है। तो उम्मीद यह करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और आप हमें क्या सुधार करना चाहिए उसकी प्रतिक्रिया भी कमेंट्स में देंगे। और यदि आपको कोई टॉपिक अच्छा लगा, जहां मुद्दे का टॉपिक है, तो उसके मिनट को जरूर मेंशन करें ताकि पब्लिक वहां तक पहुंच पाए। तो साथियों, शुरू करते हैं
डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन पार्ट 1 का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। जब भी किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होता है ना, तो आपने हमारा वो वीडियो सुना होगा, हाँ मैं लोन डिफॉल्टर हूं। उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद हमारा सर्वाधिक देखे जाने वाला वीडियो वो बन चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे मोस्ट व्यूड वीडियो में जाकर हाँ मैं लोन डिफॉल्टर हूं, उस वीडियो को जरूर देखें, जहां हमने एक लोन डिफॉल्टर की विषम परिस्थितियों के बारे में चर्चा की थी और ये बताया था कि ये लगता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी लोन डिफॉल्टर होना है। एक लोन डिफॉल्टर व्यक्ति को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके से उसके साथ मानसिक प्रताड़नाएं की जाती है, जिस तरह उसके रिश्तेदारों के सामने, समाज के सामने बेइज्जत किया जाता है, वह अति निंदनीय है। आरबीआई गाइडलाइन से परे जाकर कंपनियों द्वारा जो एक्ट किए जाते हैं ना, वह वास्तव में निंदनीय है। लेकिन आज हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे। आज हमारा टॉपिक है, यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट कर देते हैं और लोन की ईएमआई नहीं भर पाते, तो ऐसी कंडीशन में जो आज का वीडियो है, यह सिक्योर्ड लोन के लिए भी है और अनसिक्योर्ड लोन के लिए भी है। हमारे मैक्सिमम 99% वीडियो अनसिक्योर्ड के मैटर में होते हैं, लेकिन आज का जो ये वीडियो है वह सिक्योर्ड मैटर में भी है और अनसिक्योर्ड मैटर में भी है। यदि आपने लोन डिफॉल्ट किया तो डे फर्स्ट आपको रिकवरी पर्सन की कॉल आना शुरू हो जाती है। यानी कि आपको कंपनी के द्वारा लगातार कॉल्स आती है कि पेमेंट जमा कराए, जमा करा दिया तो ठीक है। उसके बाद आपके घर की विजिट शुरू हो जाती है। इन मुद्दों पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बिना होम विजिट लेटर, बिना डीआरएल लाइसेंस, बिना कंपनी आईडी प्रूफ और बिना खुद के दस्तावेज कोई भी व्यक्ति आपके घर पे यदि विजिट करता है तो वह अनाधिकृत है। यदि कोई व्यक्ति आपसे मीटिंग करना चाहता है, आना चाहता है, तो वहां पर आप उनको रिकवरी एजेंट नोटिस भेज दीजिए, ताकि उसमें लिखा हो कि जब आओ तो कम से कम ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। और जब बंदा आपके पास आता है और आपके पास पेमेंट नहीं है और आपने प्रायर नोटिस दे रखा है, तो इंटीमेशन लेटर की 2 कॉपी उसके हाथ में दीजिए और कहिए कि साइन कीजिए। साथियों, कुछ पुरानी बातें रिपीट आ रही है, लेकिन ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं, रुक जाइएगा। इंटीमेशन लेटर की 2 कॉपी दीजिए और कहिए कि इसको साइन करके मुझे देखिए, भरिए और नीचे जो जानकारी मांगी गई है उस जानकारी को भरे। रिकवरी एजेंट भागते नजर आएंगे। हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी किसी रिकवरी एजेंट से बात करें, फोन पर बात करें या फिर आमने सामने बात करें, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे कीजिए। लिमिटेशंस कवर होगी और उनकी बदतमीजियां रुक जाएगी। बात करने से पहले कभी भी सामने वाले का नाम, कौन सी कंपनी, बैंक से वो और अपने अकाउंट नंबर पूछे, फिर ही बात करें। खैर, मुद्दों पर कई बार बात कर चुके हैं। तो जब रिकवरी कॉल्स फेल होती है, रिकवरी विजिट फेल होती है, तो आज की तारीख में कंपनियां सबसे पहले तो आपको लोन रिकॉल, लोन डिमांड नोटिस भेजती है। कई प्रकार के व्हाट्सएप पर फर्जी नोटिस भेजती है, जिसमें अशोक स्तंभ का इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है और न जाने किन किन तरीकों से डराया जाता है कि आदमी का खाना तक मुहाल हो जाता है। आज मैंने सोचा है मैं शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करूंगा, लेकिन जहां पर लोन रिकॉल नोटिस और लोन डिमांड नोटिस है वो तो मुझे उसी भाषा में बोलना पड़ेगा, वरना अगर मैं बोलूंगा ऋण मांग पत्र, ऋण सूचना पत्र, तो आपके लिए बड़ा अटपटा होगा। तो अब क्या होता है कि लोन रिकॉल नोटिस कंपनी आपको देती है, लोन डिमांड नोटिस देती है, व्हाट्सएप पर ढेरों नोटिस देती है, रिकवरी कॉल्स, विजिट वगैरह सब कर लेती है। उसके बाद भी यदि कंपनी को लगता है कि पेमेंट रिकवर नहीं हो रहा है, तब कंपनी क्या करती है? कंपनी सबसे पहले आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा करेगी। वैसे तो आपको बताऊंगा कि आपको एफआईआर के नाम पर बहुत ज्यादा डराया जाता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट होता है तो वह कोई क्राइम कमिट नहीं करता है, तो एफआईआर होने का तो सवाल नहीं है, ये मान के चलिए। क्योंकि किसी पुलिस स्टेशन में यदि कोई रिपोर्ट दी जाती है तो लोन के मैटर में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, चाहे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आके भी क्यों नहीं खड़ा हो जाए।
कई बार आपको कोई कंपनी या पुलिस की सील लगी हुई डॉक्यूमेंट आपको भेज देती है, डराने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मान के चलिए। एफआईआर उसी कंडीशन में दर्ज होगी जब आपने लोन लेने में कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, आपने स्टॉक पर लोन लिया, स्टॉक ही खत्म कर दिया, आपने प्रॉपर्टी कहीं और दिखाई और किसी और प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया, आपने किसी और के आधार कार्ड पे लोन ले लिया, वगैरह वगैरह। एक बात बताऊं मैं, हर व्यक्ति जानता है कि अगर मैं रोड पे जा रहे किसी व्यक्ति को अगर पत्थर मारूंगा तो वो अपराध है, गलत है, कानून के खिलाफ है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि अपराध क्या है। तो ऐसे मैटर में एफआईआर कभी दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देनी है, फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट देनी है, फिर कोर्ट में इस्तेगासा फाइल करना है। तो इस चक्कर में कभी कंपनियां नहीं पड़ती है, ये बात मान के चलिए। सेकेंडरी जो सबसे बड़ी चीज है साथियों, बहुत मुद्दे पे आ रहा हूं और मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा। कोई वकील साथी यदि मुझे देख रहे हैं और स्पेशली अगर वो किसी मेट्रो सिटीज के, आज उनके लिए ये वीडियो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी साबित होने वाला है। आपने 3 साल लॉ के बुक में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उन बातों को छोड़ लीजिए, लेकिन आज मेरा ये 1 घंटे का वीडियो यदि आपने देख लिया, उस 1 घंटे के वीडियो में भी 10 मिनट का वो पॉइंट जो मैं अब शुरू करने वाला हूं, यदि किसी वकील ने आज, मेरे किसी वकील भाई ने अगर आज मेरा ये वीडियो देख लिया, यकीन मान के चलना कि उनके जीवन में एक नया अनुभव, एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। और मेरे तमाम जो साथी हैं जो हमें बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र है, दिव्यास्त्र है। क्योंकि मैं, जैसे हमारे श्रवण जी कहते हैं कि हम तो सबको वकील बना के मानेंगे, वकील बना के छोड़ेंगे। तो सेक्शन 25 यानी कि ईएमआई, यानी कि महीने की जो आपकी किस्त लगती है, हर महीने आपके खाते में जो ईसीएस एनएसीएच लगता है, वह ईसीएस बाउंसिंग का केस करती है सेक्शन 25। और सेक्शन 25 के साथ ही यदि आपके चेक है तो ही 138 का केस होगा, वरना 138 का केस नहीं होगा। कई लोग कहते हैं सर सेक्शन 25 के साथ 138 का भी केस किया है, हमको 138 लिखा हुआ नोटिस आया है। तो ध्यान रखिए, सेक्शन 25 रीड विथ 138, क्योंकि जो सेक्शन 25 है वह पूरी तरह 138 के प्रावधानों के अनुसार चलता है। यानी 138 एनआई एक्ट में जो प्रावधान है उन्हीं प्रावधानों के तहत चलेगा सेक्शन 25 का केस। अब यहां पर एक बात बहुत ही देखने वाली बात है कि लोन आपने लिया सूरत में, लोन आपने लिया जयपुर में, लोन आपने लिया कोटा में, लेकिन आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा कंपनियां फाइल करवा रही है कलकत्ता में। कलकत्ता में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमारे एक दर्शक साथी ने इस मैटर में आरबीआई में कंप्लेंट की थी कि साहब मैंने तो सूरत में लोन लिया था, सूरत में कंपनी का ऑफिस भी है, मैंने पैसे को यहीं से यूटिलाइज किया, मेरी इस खाते की किस्त भी यहां से कटती है, तो मुझे कलकत्ता में केस करके मुझे हरेसमेंट किया जा रहा है। तब आरबीआई लोकपाल की तरफ से जवाब यह आया कि यह मैटर न्यायालय में है, और जब कोई मामला न्यायालय में होता है तो हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करते, यानी मामला सब जुडिशियल, यानी कि जब किसी मामले में कोर्ट में कार्रवाई चल रही है तो हम बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। अब आपको यह सोचना भी जरूरी है कि सर हमने लोन जो लिया वो हमने सूरत में लिया, अहमदाबाद में लिया, उदयपुर में लिया, जयपुर में लिया, तो हमारे खिलाफ जो केस है वो कलकत्ता में क्यों फाइल हो रहा है? ऐसा क्या कारण है? आज मैं इसका आपको तोड़ बताने वाला हूं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। लेकिन 2-2 सेकंड के अंदर मुझे कैमरा जाके देखना पड़ेगा चालू है या नहीं, आगे मैं बोलता रहूंगा। तो साथियों, कलकत्ता में केस क्यों चल रहा है? तो सबसे पहले मैं आज आपको सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट के साथ मैं बीएनएस 316 और 318 की भी बात करूंगा, क्योंकि इसकी कई बातें इस पर भी लागू होगी, ये मान के चलना।
तो आपको ये समझना है कि पूरा का पूरा मैं आज आपको एक मास्टर क्लास देने वाला हूं जिसमें आपके मन के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। साथियों, होता क्या है, जैसे मेरा ऑफिस जो है वह उदयपुर में कोर्ट चौराहे पर है। अब मान लीजिए मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर वो इस जगह हुआ तो मुकदमा जो होगा वह कोर्ट चौराहे का जो पुलिस थाना लगता है वहां होगा। लेकिन कोई किसी व्यक्ति से मैं पैसा मांगता हूं और मैं पैसा मांगता हूं और मेरा अकाउंट जो है वह एसबीआई के शास्त्री सर्कल ब्रांच में है। एसबीआई के शास्त्री सर्कल ब्रांच में है और यह शास्त्री सर्कल आता है गोपालपुरा थाने में। यहां लगता है गोपालपुरा पुलिस थाना। अब मैंने किसी व्यक्ति को, साथियों में बहुत ही टॉपिक पे ले जा रहा हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना क्योंकि 10 मिनट में पूरी गणित बदलने वाली है। अब किसी सूरत के व्यक्ति ने मुझे चेक दिया, मेरे ऑफिस में दिया, कोर्ट चौराहा ऑफिस में, लोड़ा कॉम्प्लेक्स में। अब मैंने शास्त्री सर्कल के बैंक में उस चेक को डाला, प्रेजेंट किया, ये मेरा चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया तो मेरा लगता है गोपालपुरा थाना। तो गोपालपुरा थाने की जो कोर्ट होगी उस कोर्ट में केस फाइल होगा। किसका? चेक बाउंस का। टेक्निकली इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। पैसा जो ले गया, जिसने चेक दिया, वो भले सूरत का है, मैं उदयपुर का हूं, मैंने मेरे खाते में डाला तो गोपालपुरा थाने में आया, मैंने उदयपुर की इस कोर्ट में केस डाला। अब उस बंदे के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ, उसको सूरत से आना पड़ेगा उदयपुर। टेक्निकली बात समझनी यह है कि जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना था या जिसके अकाउंट में चीज बाउंस हुई, उसका जो पुलिस स्टेशन है ना, उस पुलिस स्टेशन के अंदर कि जो क्षेत्राधिकार का कोर्ट है, उस क्षेत्राधिकार के कोर्ट में यह केस फाइल होगा। अब मुझे ये बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने उदयपुर में ये केस किया तो इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट यहां पे है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर हम क्षेत्राधिकार पर बात करें तो क्या पूरे हिंदुस्तान को लोन देने वाली एनबीएफसी कंपनियों के खाते क्या कलकत्ता के अंदर ही है? कलकत्ता में केस क्यों फाइल हो रहे हैं? यानी कि जब भी वो नोटिस भेजते हैं तो उस नोटिस के अंदर वो कलकत्ता के ऑफिस का एड्रेस लिखते हैं, किसी रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस नहीं लिखते हैं। और रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस लिखा तो वो कलकत्ता के स्थानीय ऑफिस का एड्रेस लिखते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि चेक होता तो हम ये बात एज्यूम कर लेते, मान लेते कि हमारा चेक कलकत्ता की कंपनी में जो खाता है उसमें लगा दिया, तो चेक बाउंस हुआ तो वहां का रिटर्न मेमो लगा और उस पर सील लगी हुई मिल गई, तो चलो हो गया काम, केस फाइल हो गया। लेकिन मैं तो सूरत का हूं, अहमदाबाद का हूं, कोटा का हूं, उदयपुर का हूं, दिल्ली का हूं, कहीं का भी हूं। तो जब मुझे लोन मेरे क्षेत्र में दिया गया तो क्या मेरे अकाउंट से हर महीने की जो ईएमआई कट रही थी, क्या वो कलकत्ता के खाते में जा रही थी? टेक्निकली बात साथियों बहुत तरीके से समझने की कोशिश करना। हर महीने मान लीजिए 5वां महीना है, 6वां महीना है, 7वां महीना है, 8वां महीना, 9वां महीना, हर महीने आपके बैंक खाते से किस्त कट रही है और ये आपका अकाउंट है, आपका बैंक खाता है, मान लीजिए ये, और इस खाते से हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो तारीख है आपकी कट के इस अकाउंट में जा रहा है, कट के इस अकाउंट में जा रहा है। अब अगर यहां से पेमेंट कट के इस अकाउंट में जा रहा है तो जा तो किसी अकाउंट में रहा है,
तो क्या कंपनियों ने लोन देते समय क्या कलकत्ता का अकाउंट ही फिक्स कर लिया था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही टेक्निकल बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं मान सकता हूं कि एक कंपनी के 10 खाते भी हो सकते हैं, 20 खाते भी हो सकते हैं, 100 खाते भी हो सकते हैं, लेकिन एक कंपनी इतना लंबा नहीं सोच सकती है कि उसके सारे के सारे खाते कलकत्ता के अंदर हो। अब यदि कलकत्ता के अंदर खाते ही नहीं है और इन्होंने आपको कलकत्ता से सेक्शन 25 का नोटिस भेज दिया, अब जो भी साथी सेक्शन 25 का नोटिस भेजेंगे उनके नोट में नई चीज आएगी, ध्यान रखें, नोट में नई चीज आएगी, क्योंकि इन 7 दिनों के एनालिसिस से हमें ये चीज नजर आई। तो अब क्या है कि हर राज्य का एक खाता होता है एनबीएफसी का, आपके राज्य में भी अकाउंट होगा, तो आपका पैसा उसी अकाउंट में जा रहा होगा, न कि कलकत्ता के खाते में जा रहा होगा। लेकिन हमारी कमी यह है कि हम पानी की गहराई में उतरने का प्रयास ही नहीं करते। एक बार उतर के देखें, मे भी पॉसिबल, संभव है, मैंने कहा था सॉरी मैं अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, यह संभव है कि 1% खाते वहां पे हो, लेकिन 99% तो कानून का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए आज यदि आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस चल रहा है तो भी, सेक्शन 25 का केस हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, नोटिस आया तो भी, या बाउंस होने वाला है तो भी, आज आपको एक मेल करना है कंपनी को, और वो मेल कंपनी का कस्टमर केयर पे करो। नॉर्मल कोई लेटर ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सामान्य भाषा में लिखो, मेरा नाम रमेश कुमार है, मैंने आपकी कंपनी से लोन ले रखा है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, और मैंने मेरे अकाउंट से हर महीने की 5 तारीख को मेरे अकाउंट, आप लिख दीजिए एसबीआई शास्त्री सर्कल उदयपुर से हर महीने की 5 तारीख को 19,482 रुपए की किस्त कट के आपके कंपनी के अकाउंट में जमा हो रही है। मुझे यह जानकारी प्रदान की जाए कि मेरा जो पेमेंट क्रेडिट हो रहा है वह आपकी कंपनी के कौन से बैंक के कौन से अकाउंट नंबर और कौन से ब्रांच में जमा हो रहा है, आज ही मेल डालिए। और जब आप कोई सेक्शन 25 का नोटिस भेजो तो वहां नोट में भी ये बात लिखनी है आपको, वहां नोट सेक्शन 25 के रिप्लाई में लिखो कि आज तक मेरा जो पेमेंट, ये देखना आपको, ये कभी भी लोन अकाउंट जो स्टेटमेंट देते हैं वो आपका देते हैं, खुद का नहीं देते। तो आप वहां पे लिखो, क्या लिखो नोट में, कि आज तारीख तक मेरे जो ईसीएस कटे वह ईसीएस आपकी कंपनी के कौन सी बैंक के कौन से बैंक अकाउंट में और कौन सी ब्रांच में क्रेडिट हुए, मुझे उसकी जानकारी प्रदान की जाए, मैं एविडेंस बैंक फिल्टर बैंक स्टेटमेंट के साथ। साथियों, मुद्दे की बात बताइए मैंने, मुद्दे की बात, यानी कि कलकत्ता को सिर्फ एक पार्ट बनाया जा रहा है ताकि कलकत्ता में इजी तरीके से काम चल रहा है, ढेरों मुकदमे फाइल हो जाते हैं, प्रोसीडिंग फास्ट हो रही है, न जाने उन्होंने क्या गणितें कर रखी है, हमें नहीं पता, लेकिन हम जो बात बता रहे हैं वह मुद्दे की है, शायद आपकी समझ में आ चुकी होगी। और ऐसी कंडीशन में जब कोर्ट में आपकी प्री कॉग्निजेंस नोटिस आपके पास आता है तो आप अपने मेल की कॉपी लेके जाए। हर वकील साहब ये कहते हैं कि कॉग्निजेंस होगा, आप जाओगे तो भी कॉग्निजेंस होगा, आप नहीं जाओगे तो भी कॉग्निजेंस होगा। लेकिन आज मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी पूरे दावे के साथ एक बात कहता हूं, यदि आपने कंपनी को ऐसा मेल कर दिया, सेक्शन 25 के नोटिस में यदि आपने रिप्लाई दे दिया और नोट में लिख दिया कि मेरी मंथली ईएमआई मेरे खाते से कट के आपके कौन सी ब्रांच, कौन से अकाउंट, कौन सी शाखा में क्रेडिट हो रहा था, इसका मुझे प्रमाण दो, एंड आपको कंपनी जवाब नहीं दे पाएगी।
दावे के साथ कह रहा हूं साथियों, दावे के साथ। और ये मान के चलना, जब कंपनी इस चीज का जवाब नहीं दे पाएगी तो कॉग्निजेंस पे आप उस नोटिस की कॉपी, उस मेल की कॉपी लेकर जब आप जाएंगे और आपके वकील साहब कहेंगे और साथ में एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि माननीय न्यायालय के अंदर प्री कॉग्निजेंस के लिए केस रखा गया है और इस मैटर में सेक्शन 25 का केस फाइल किया गया है और सेक्शन 25 का केस केवल और केवल कंप्लेनेंट के यानी कि परिवादी के बैंक अकाउंट के जुडिक्शन पर तय होता है। कंपनी से जुडिक्शन क्लियर करने के लिए कंपनी का बैंक स्टेटमेंट मंगवाया जाए, जिस बैंक स्टेटमेंट में कंपनी के बैंक का एड्रेस आए और उसके साथ ही ये डिटेल आए। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, आपके भी तो कई मैनेजर दोस्त जान पहचान के होते हैं ना, आपको तो ये करना बात की बात है। मैं तो आज कह रहा हूं, आप अपने बैंक में जाके पूछो कि भाई हर महीने ये जो पैसा कट रहा है मेरा, यह कौन से शहर में जाके क्रेडिट हो रहा है, यानी कि कंपनी के कौन से बैंक अकाउंट में जा रहा है, उस बैंक का नाम क्या है और उसका ब्रांच क्या है, उसकी ब्रांच कौन सी है। पूछने की जरूरत क्या है आपको तो आपकी बैंक से ही जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज तक किसी ने इस बात पर सोचा ही नहीं। और सेक्शन 25 का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है, धड़ल्ले से। और जब आप कोर्ट में जाएंगे, कोई, मैं कहता हूं ना, आजादी के लिए पूरी दुनिया नहीं लड़ी थी, चंद रणबांकुरे लड़े थे और जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं ना, वो हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं आते, वो उस व्यक्ति के लिए आते हैं जो लड़ने की जिद जानता हो। तो ऐसा अगर एक सर्किट इंसान अगर ये ठान ले कि मुझे सेक्शन 25 के मैटर में ब्रीफ लड़ाई करनी है, कंपनी टिक के बता दे। अब आपने ये लेटर दे दिया और फिर भी अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद रिवीजन फाइल करे, कहां पे, ऊपर के सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में अगर ये बात आती है कि ये एक इंट्रोडक्टरी ऑर्डर है, यहां पर नहीं फाइल होगा, तो कॉग्निजेंस में इंट्रोडक्टरी वाला मैटर नहीं आएगा। लेकिन बाय द वे ऐसा कोई कंडीशन होती है तो हाई कोर्ट में, याद रखना, आपके नाम से एक जजमेंट बनेगा जो देश के लाखों लोन डिफॉल्टर जो हैरान परेशान हो रहे हैं उनके लिए एक मिसाल बनेगी। जितने भी वकील साथी सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप इस चीज पे जाइए, इस चीज पे जाइए। आप कॉग्निजेंस को चैलेंज कीजिए। पहली बात तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे तो उनके स्टेटमेंट मंगवाए जाएंगे और आपने पहले ही पता लगा के रख दिया है, केस दर्ज ही नहीं होगा। और जब एक केस दर्ज नहीं होगा तो आपके एक का कारण हजारों लोगों को बेनिफिट होगा, ये मान के चलिए। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपका जो ईसीएस हर महीने कटता है वो कोई कलकत्ता के खाते में लगभग नहीं जाता है, मैं खुले दावे के साथ कहता हूं, इस बात को मान के चलिए। और यही है डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन की सबसे पहला पार्ट 1 जो ब्रह्मास्त्र है, जो इतिहास बदल के रख देगा। यह बात अलग है कि 138 के अंदर वो चेक वहां प्रेजेंट कर दे, लेकिन 138 क्या है, 0.001% लोगों पे चेक तो लोगों ने दे ही नहीं रखे। सेक्शन 25 के लिए ये फार्मूला अप्लाई करें। और 316 और 318 के मैटर में भी मैं एक ही बात कहूंगा, यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है, यदि आपने 316 318 के नोटिस का जवाब दिया है और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और एंड वरियस हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट का अगर आपने उदाहरण दिया है, तो आपके खिलाफ वहां भी कॉग्निजेंस नहीं होगा। कब करती है आपको मालूम है कंपनी 316 318? जब वो सेक्शन 25 का केस फाइल कर चुकी होती है या जब उनका आर्बिट्रेशन फेल हो चुका होता है, तब करती हो 316 318। तो आप आर्बिट्रेशन में उनके डॉक्यूमेंट पेश करो कि किस तरीके से कंपनी ने फर्जी तरीके से आर्बिट्रेशन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की धज्जियां उड़ाती जा रही है आर्बिट्रेटर। कुछ आर्बिट्रेटर के नाम पे शर्म आती है मुझे, जिनके नाम में सार्वजनिक करना चाहता हूं। अब तो जो होगा देखा जाएगा।
मतलब कंपनी के जर खरीद जूते, सॉरी नहीं बोलनी चाहिए ऐसी लैंग्वेज, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो रिटायर्ड जज होते हैं कंपनी के तलवे चाटते हैं। अरे भाई, जब तुमको ऑब्जेक्शन दे दिया, किस आधार पर तुम आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हो? लेकिन बेशर्मियों की हद पार कर दी है। इसीलिए कहता हूं आर्बिट्रेशन में भी जवाब एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार ब्रह्मास्त्र। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, पीएमओ, सीएमओ, आरबीआई लोकपाल, गवर्नर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, जहां जहां चेपना है ना, लास्ट वाला मामला चेप देना। एक बात बताऊं, जिस दिन मैं सिर्फ यह मानता हूं कि जिस दिन अगर मेरे 1000-2000 साथी जो मुझे पसंद करते हैं, अगर वो मेरे कहने पर चल गए ना, तकदीर बदल जाएगी। तो सेक्शन 25 और 138 का जो ब्रह्मास्त्र बताया वही एप्लीकेबल होगा आपका 316, 318 पर भी। कॉग्निजेंस चैलेंज होगा चाहे हाईकोर्ट में हो, और सालों लंबित रह जाएगा। कंपनियां करती क्या, लास्ट में करना तो सेटलमेंट ही है ना, दूसरा रास्ता क्या है? ठीक है ना। तो एकमात्र ये कानूनी बंदी जो मैंने आपको बताया है, ये केवल आपका अकेला नहीं, अपितु हजारों केसों को उड़ा के रख देगा जो कंपनी ने गलत तौर पे किया है। अरे एक बात ध्यान रखिए, मैं दुनिया में खुली बात कहता हूं कि अत्याचार करने वाला पापी नहीं है, अत्याचार सहने वाला पापी है। हम लड़ने की जिद रखें, हम जुनून रखें, कौन सी ताकत है जो हमसे लड़ पाएगी? साथियों, विश्वास तो आपको रखना पड़ेगा, डरना नहीं है, बस इस बात को आप मान के चले। और एक बात कहूंगा मैं आपको, एक बात कहूंगा, ये जो डराते हैं ना आपको जेल की सलाखों के पीछे, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, खुले तौर पे बता रहा हूं, मेरे आज के वीडियो में कोई थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है, कोई डराने वाला वीडियो नहीं है। लेकिन अगर मैं भी यहां जेल की सलाखें बना दूं और उन जेल की सलाखों के पीछे ओहो लोन नहीं भरा तो हो गई 7 साल की सजा, व्यू बढ़ जाएंगे। लेकिन हमको एक यूनिक कंटेंट देना है, एक वाजिब कंटेंट देना है, क्योंकि हमने वादा किया है डेप्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन में वो जानकारी देंगे जो कभी नहीं मिल पाएगी। साथियों, अब आगे के मुद्दे पे आता हूं। अब एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा टेक्निकल आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। कुछ बातें ये सीखनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो रहे हो तो आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। कई लोग हमें फोन करके कहते हैं कि सर प्रायर नोटिस वकील साहब के माध्यम से जाना चाहिए। गलत 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 गलत। न तो प्रायर नोटिस वकील साहब के नाम से जाए और न अगला कोई जवाब वकील साहब के नाम से जाए। बताऊं मैं आपको, 6000 लोन सेटलमेंट का अनुभव है हमें मार्च में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो मेरा आज का वीडियो है ना, मार्च में 6000 लोन सेटलमेंट लेटर का जो फार्मूला दिया था ना, करीब 6.5 लाख व्यू फेसबुक पे उसके, कभी जाके देखिए। और 6000 से अधिक लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं, और वही खुशी जाहिर की थी 80% की 1 अप्रैल के लाइव में। इसीलिए अगर कोई कहता है आपको, तो मैं ये कहता हूं कि कभी भी ये ध्यान रखो, परिणाम क्या मिलता है, मायना ये है कि आपको परिणाम क्या मिलेगा। अभी एक व्यक्ति ने मुझे कल कांटेक्ट किया कि उन्होंने ऑनलाइन किसी लीगल एक्सपर्ट से राय ली, उन्होंने एक बार आर्बिट्रेशन का जवाब बना के दे दिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार नोटिस आया, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए, इधर बंदे का इंट्रीम अवार्ड हो गया और उसका अकाउंट जो है वो लीन हो गया। ऐसा मत करो साथियों, एक्सपर्ट ढूंढो ना तो अच्छा ढूंढो, ऐसा ढूंढो जो कम से कम आपको नियत समय पे बात कर पाए, जो आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे, भले 48 घंटे बाद दे, जो आपके लिए जिम्मेदार हो, जो आपकी तकलीफों को समझ पाए। और किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको यदि किसी को हायर करना है, किसी से परामर्श करना है, तो कम से कम जितने भी यूट्यूब चैनल है ना, उस वीडियो उसके 5, 10, 15 वीडियो देख लो और पब्लिक कमेंट देखो उसके
कि पब्लिक उसके बारे में क्या कहती है। खैर अब इन मुद्दे पे नहीं आते हम। प्रायर नोटिस यदि आपने भेज दिया और उसके बाद यदि आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है, प्रायर नोटिस के बाद आपको यदि सेक्शन 25 का, आज पूरा क्रिमिनल मैटर है, सेक्शन 25 का नोटिस आता है, 138 एनआई एक्ट का नोटिस आता है, या भारतीय न्याय संहिता 316 और 318 का नोटिस आता है, अगर आपने ये नोटिस भेज दिया तो ये नोटिस अपने आप में एक आपका अस्त्र बन गया, आपका बचाव अस्त्र बन गया। यानी इस नोटिस का हवाला आप शुरू से लेकर अंत तक दे सकते हैं, ये मान के चलो। कई लोग कहते हैं हमको हर नोटिस का जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं हम लोन रिकॉल नोटिस का जवाब नहीं देंगे चलेगा, हम लोन डिमांड नोटिस का जवाब नहीं देंगे चलेगा, हम उनके इंटीमेशन का जवाब नहीं देंगे चलेगा, लेकिन हमें सेक्शन 25, 138 बीएनएस और आर्बिट्रेशन के जितने भी नोटिस आते हैं उनका जवाब देना है। खैर आज चर्चा में आर्बिट्रेशन के बारे में बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आज केवल और केवल क्रिमिनल मैटर पे मैं फोकस कर रहा हूं। साथियों सेक्शन 25 में मैं बता चुका हूं आपको क्या करना है, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन के अंदर अब मैं आ रहा हूं पॉइंट वाइज। आपके लिए बड़ा बोर्ड भी लाने वाला हूं मैं, क्योंकि इस छोटे बोर्ड पे सारी चीजें आ नहीं पाती है। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट के साथ में। साथियों ध्यान रखना, यदि प्रायर आपने लोन में कोई चेक दे रखे हैं तो प्रायर नोटिस में यदि आपने चेकों का जिक्र कर लिया तो बहुत बढ़िया काम कर लिया, बहुत बढ़िया काम कर लिया, क्योंकि वो चेक सिक्योरिटी के लिए दिए जाते हैं, इस बात को मान के चले। और सिक्योरिटी चेकों का दुरुपयोग जो है बैंक द्वारा अपने अनुसार से किया जाता है, जो पूरी तरीके से गलत है। तो जब भी ये मान के चलना, यदि आपकी किसी महीने में 5 तारीख को ईएमआई लग रही है और आपकी ईएमआई 7 तारीख को बाउंस हुई, मतलब 5 को लगी लेकिन उनके पास गई रिपोर्ट 7 तारीख को, तो इनको 30 दिन के भीतर आपको नोटिस देना जरूरी है। 30 दिन के भीतर आपको नोटिस देना जरूरी है। और ये नोटिस जो होता है ये भी डिमांड नोटिस ही कहा जाता है। इसमें आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, यानी कि इन्होंने 7 तारीख थी, इन्होंने 30 दिन के अंदर आपको नोटिस भेज दिया। नोटिस जब आपको मिल गया, नोटिस जब आपको मिल गया, यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि छोटा मोटा पेमेंट है, मैं पेमेंट करना चाहता हूं, तो ये नोटिस मिलने के 2 दिन बाद पेमेंट करें। और पेमेंट करके फिर आप इस नोटिस में जिस एडवोकेट ने भेजा है उसको और कंपनी को रिप्लाई दे, उसमें लिखे कि आपके द्वारा सेक्शन 25 का जो नोटिस मुझे भेजा गया है उस नोटिस की पालना में मैंने अमाउंट जमा करा दिया है और स्क्रीनशॉट अटैच है। कोई लीगल कार्रवाई नहीं करे, इस नोटिस की कॉपी डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट पे संभाल के रखूंगा। आपके खिलाफ कोई सेक्शन 25 का केस कभी फाइल नहीं होगा। लेकिन यूं नहीं कि नोटिस आ गया, पेमेंट तो जमा करा दिया लेकिन हमने जवाब नहीं दिया। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, कभी भी मत करना। और ये भी ध्यान रखना, इसमें भले वो 500 रुपए आपसे एक्स्ट्रा मांग ले नोटिस के, या 5000 रुपया नोटिस खर्च के जमा कराओ, यहां पर केवल और केवल आप जिम्मेदार हो अपना अनादरित यानी कि बाउंसिंग अमाउंट जो है वही जमा कराना है। किसी एक्स्ट्रा अमाउंट को जमा कराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत अलग से कोई राशि मांगे जाने का प्रावधान नोटिस में नहीं है। यह भी ध्यान रखना, नोटिस आपको मिल गया और आप 15 दिन बीत गए, उसके बाद पेमेंट जमा कराते हो तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और यदि चूक ही गए हो और आपको लगता है कि यार मेरे पास छोटा सा पेमेंट है, कोर्ट में केस करेंगे तब देंगे, तो आप फर्स्ट हियरिंग पर भी कोर्ट में प्रेजेंट होकर पेमेंट जमा करा सकते हो, जहां केस डायरेक्ट विड्रॉल होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि डे फर्स्ट यदि आप पेमेंट जमा कराते हो तो पार्टी को लेना ही पड़ेगा और केस उठाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको नोटिस मिल गया, 15 दिन बाद आपने पेमेंट जमा नहीं कराया, तो आपको यहां पर यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जवाब है। लेकिन फिर भी मैंने आज एक ब्रह्मास्त्र आपको बताया है, उस आधार पे आपको सेक्शन 25 का रिप्लाई करना चाहिए।
सेक्शन 25 का रिप्लाई, सेक्शन 138 का रिप्लाई, आर्बिट्रेशन के रिप्लाई, क्रिमिनल कंप्लेंट के रिप्लाई, ये सारे रिप्लाई हमारे यूट्यूब चैनल की ज्वाइंट मेंबरशिप पे उपलब्ध है। यदि आप कॉल बुकिंग में समर्थ नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके ये सारे जवाब बना सकते हो, जहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट भी आपको देखने मिलेंगे। साथियों, 15 दिन बाद आपने पेमेंट जमा नहीं कराया तो 16वें दिन से लेकर यहां से लेकर 30 दिन के भीतर ये कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं। अब कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे तो वहां सेक्शन 25 में क्या लगाएंगे? ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके लोन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका R7 रिपोर्ट यानी जो बाउंसिंग मेमो है वो, आपको भेजा गया नोटिस, डाक रसीद, अगर आप उस एड्रेस पे नहीं थे और लेने से इनकार कर दिया, कुछ भी है, लिफाफा रिटर्न हो गया तो रिटर्न लिफाफा, और यदि आपको डिलीवर हो गया तो इंटरनेट द्वारा जारी डिलीवरी रिपोर्ट। यहीं पर यदि 138 का केस है ना तो सारी चीजें रहेगी, लेकिन इस जगह पर केवल चेक आएगा और रिटर्न मेमो आएगा, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब जब ये केस कोर्ट में फाइल हो जाता है, चाहे तीनों केस, मतलब सेक्शन 25 हो गया, 138 हो गया, BNS 316, 318 हो गया, इन्होंने अगर कोर्ट में फाइल कर दिया तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत आपको कोर्ट से एक नोटिस आता है कि आपके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। इस मैटर में आपको क्या कहना है, आप बताइए। आप बताइए कि इस मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं। अब यहां पे बता दूं कि कोर्ट का जो समन आएगा वो इस तरह का आएगा, लेकिन ये तो क्या दूसरा समन है। इसी प्रकार का एक समन आता है और ये समन जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आएगा आपको। कभी कभी पुलिस थाने भेज देते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन जनरली 99.99% ये समन जो है आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आएगा। अब इसमें डेट होती है, उस डेट को आपको कोर्ट में अपीयर होना है। मान लीजिए कि विषम परिस्थिति के कारण आप नहीं जा पा रहे हो और आपने ऑनलाइन वहां के किसी एडवोकेट का नाम सर्च कर लिया, तो आप उनको अपने तमाम डॉक्यूमेंट, सेक्शन 25 का जवाब, प्रायर नोटिस, डाक रसीदें जो भी है स्कैन की हुई, इनको भेज दीजिए। कॉग्निजेंस पर आपत्ति आपके वकील साहब भी ले सकते हैं वकालतनामा लगा के। अब यहां पर मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह कि यदि आपने जो वीडियो में हमारी बात सुनी थी, सेक्शन 25 किस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है, यदि ये चीज आपने सुन ली थी और अगर उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया ना तो वहां ये केस वहीं पे लंबित हो जाएगा। कॉग्निजेंस होगा ही नहीं, कॉग्निजेंस होगा ही नहीं क्या। लेकिन कभी कभी हमको नोटिस नहीं भी आते, हम जा भी नहीं पाते, मालूम भी नहीं पड़ता है, केस दर्ज भी हो गया। तो दर्ज होने के बाद भी मैं एक बात बताऊं, किसी भी केस में कॉग्निजेंस हो गया, वैसे तो अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी पत्रावली में रिवीजन फाइल करने की जो टाइम लिमिटेशन है 90 दिन। ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट में कोई भी चीज महीने पे नहीं चलती है। कोर्ट में कोई भी चीज चलती है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। आप कभी महीने पे मत जाना, ये चीज ध्यान रखना। 30 दिन का मतलब 1 महीना नहीं होता है, क्योंकि महीने में 31 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, 29 भी आते हैं, 28 भी आते हैं, तब कानून 90 दिन। लेकिन फिर भी यदि आप भविष्य में जब बेल कराते हैं उस समय भी आप कॉग्निजेंस पर आपत्ति ले सकते हैं और यह आपका अधिकार है और आपको लेना चाहिए। नजीर बने दूसरों के लिए, क्योंकि कॉग्निजेंस में कह रहा हूं, आप स्टेटमेंट मंगवाइए, ये चीज सामने आएगी और आप खुद अपने नजदीकी जो भी बैंक है वहां से पता लगाइए ना, आपकी बैंक से भी मेरा पैसा जा कर रहा है, कौन से खाते में जा रहा है, बता देंगे वो। तो फिर कलकत्ता में केस कैसे हो गया भाई, कैसे होगा बताओ आप। तो इस मैटर में ये केस खारिज हो गया। अब मान लेते हैं चलो आपका कलकत्ता में ही अकाउंट है, कंपनी ने सब सही किया, इन चीजों को मान लेते हैं और उसके आधार पे चलते हैं 316, 318 और BNS में। वापस बात कर रहा हूं, वही सेक्शन 25, 138, BNS 316, 318। आज मैटर केवल और केवल क्रिमिनल है, पहले ही बता चुका हूं। अब ये मान के चलिए कि आपको
प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आ गया और प्री कॉग्निजेंस के नोटिस में आप कोर्ट में नहीं गए और कोर्ट में आपका जो केस है वो केस दर्ज हो गया। अब दर्ज हो गया तो कोर्ट से जो है आपको आएगा समन। समन जो है पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 68 के अंतर्गत आता था, जो अब आता है धारा 70 में। इस प्रकार का कोर्ट का समन होता है जो हम एडवोकेट सी फिल करके कोर्ट को देते हैं। तो किसी भी समन के अंदर या वारंट के अंदर कई बार आपको फर्जी समन बना के भेजते लोग। तो समन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो समन के अंदर कोर्ट का नाम, केस टाइटल यानी कि रणधीर सिंह वर्सेस एबीसीडी फाइनेंस कंपनी, केस टाइटल, उसके बाद केस नंबर, ये नोटिस कब जारी हुआ, पेशी कब है यानी हियरिंग डेट कब है, पेशी की डेट, ठीक है, एंड चार्ज क्या है, मतलब किस सेक्शन के अंतर्गत भेजा गया है, सेक्शन 25 से 138 एनआई एक्ट है, ये सारी चीजें होती है उसमें। फिर उसके बाद उसमें कोर्ट की मोहर होती है और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, रीडर के हस्ताक्षर होते हैं। ये समन आपके पास आ गया और ये समन कभी भी 2 कॉपी में आता है। आपको लगभग ये डाक से भेजते हैं, चाहे तो पुलिस को भेजकर पुलिस के माध्यम से भी तामील कराई जा सकती है, लेकिन एक्चुअली कंपनियां जानती है कि हर व्यक्ति अपने एरिया में रहता है और अपने एरिया में हर व्यक्ति पुलिस पे अपना प्रभाव रखता है। किसी के चाचा सरपंच है, तो किसी के माँ बाप प्रधान है, तो कोई खुद ही अपने एरिया का बहुत कुछ है। और ये कारण होते हैं कि समन पुलिस लेके आती है, लिख के भेज देती, बंदा मिला नहीं वगैरह वगैरह, जो भी बातें हैं वो सारी बातें लिख देते हैं। तो ये अक्सर डाक से भेज देते हैं। कई बार तो क्या है, तामीलें पुलिस प्रॉपर वे में करा नहीं पाती है, इस कारण ये केस सालों चलते रहते। अब मान लीजिए आपको समन मिल गया और आप नहीं गए, पहले तो ये वापस चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार समन जारी हो जाएंगे। फिर आता है बेलेबल वारंट। वारंट इस प्रकार का होता है, मैं जैसे पढ़ के बताता हूं कि चूंकि नाम लिखा है किसी का, पुलिस थाना ना लिखा है, पर जुर्म जेर दफा 138 एनआई एक्ट का इल्जाम लगाया गया है, लिहाजा इस वारंट के जरिए आपको हुक्म दिया जाता है कि आप मजगूर को गिरफ्तार कर हमारे रूबरू हाजिर करो, इसमें कसूर न करो। अगर मजकूर रुपया 5,000 की जमानत जिसके साथ जामीन 5,000 रुपए का हो, इस बात के लिए दे कि वह हमारे सामने इस तारीख को हाजिर होगा और जब तक कि और किसी तरह इसके खिलाफ हुक्म न दिया जाए और बराबर हाजिर होगा तो रिहा रखा जा सकता है। ये वारंट होता है, इंग्लिश में बनता है, हिंदी में बनता है। अब इसमें क्या है, ये बेलेबल वारंट है। भले इसमें वारंट गिरफ्तारी लिखा होता है, उस पर लिखा होता है BW और नीचे कुछ भरा जाता है। अगर ये पुलिस वाले आपके पास वारंट लेके आते हैं तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, अपितु आपको वारंट एक मुचलका नामा होता है, उस पर साइन कराते हैं। आप घर के किसी यार दोस्त के साइन कराते हो, 5,000 10,000 जो भी कोर्ट का मुचलका है भरा जाता है। पैसे किसी को नहीं देने भाई, 5,000 राशि है, तुम कोर्ट में नहीं आए तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लग जाएगा और कुछ नहीं है, ये मुचलका कहलाता है। अब ये जमानती वारंट आपको तामील हो गया। कई बार जमानती वारंट भी लोग 1 बार 2 बार 3 बार अपने व्यवहार का इस्तेमाल करते हुए, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इन वारंट्स को जो है वो वापस भेज देते हैं। अब एक चीज मैं और कहूं, कई लोग जो खुद को एडवोकेट्स कहते हैं, उनका ये कहना है कि कोर्ट ने यदि आपको समन किया है तो आप कोर्ट अगर नहीं गए तो यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना। माफ करें मुझे मेरे सारे वकील साथी, मेरे जितने भी कानून के दिग्गज साथी हैं, मैं उन सब से माफी चाहते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों के अंदर इस तरह का क्षोभ पैदा ना करें।
न्यायालय की अवमानना क्या होती है? अरे भाई, कंपनी ने नियमों को ताक पे रख के 1,500 किलोमीटर दूर से हमको समन भेजा है। क्या अब 1,500 किलोमीटर जाने के लिए हमें 3,000 रुपए तो भाड़ा चाहिए, हम ट्रेन से जा रहे हैं, और वहां हम कोई वकील हायर करें तो 5,000 रुपए की फीस चाहिए। 2,000 रुपया कम से कम भी होटल में रहना खाना पीना खर्चा, 10,000 रुपया हमारे पास होगा तभी तो हम वहां जाएंगे ना। जाएंगे कैसे? कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होता है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति समन पे बेलेबल वारंट पर अरेस्ट वारंट जारी होने पर भी अगर किसी कारण से कोर्ट नहीं गया तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं उन वकील साथियों से जो खुद को एडवोकेट्स बता के इस प्रकार के वीडियो बताए कि कोई एक ऐसा मामला बता दो मुझे जहां सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट के अंदर कोई व्यक्ति कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ और उसके खिलाफ कोर्ट ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर दी। मैं तो ये कहता हूं कि फर्स्ट अपीयरेंस यदि आपका अरेस्ट वारंट भी है या स्टैंडिंग वारंट भगोड़े घोषित कर दिए गए हो, पीओ घोषित कर दिए गए हो, तो भी सेम डे बेल होती है। सेम डे पार्टी खुद को सरेंडर करेगी, सेम डे बेल होती है, क्योंकि ये मैटर ही जमानती है, कंप्लेंट है, क्रिमिनल कंप्लेंट है, सेम डे बेल होती है। तो ये जो खौफ पैदा किया जा रहा है ना कि आपको ये सलाखें दिखा दी जाएगी, केवल यूट्यूब पे व्यूज के लिए ये चीजें की जाती है, आपको सलाखों के अंदर बता दिया जाता है। मेरे इस वीडियो का मकसद ये कतई नहीं है कि कोर्ट के समन आए तो आप मत जाइए, कोर्ट का बेलेबल वारंट आए तो आप मत जाइए, लेकिन मेरा ये कहना जरूर है कि आप फर्जी चीजों से डरे भी नहीं, अपने अधिकार जाने, अपने अधिकार जाने। अब आपकी स्थिति है तभी तो जाओगे। और सबसे अच्छी बात यह कि कई जगह ये ऑनलाइन बेल भी हो जाती है आजकल, तो कलकत्ता के मामले में ये अच्छी चीज आई है देखने में, तो आप लोगों के लिए काफी सुविधाजनक भी है। और दूसरी बात ये कि चाहे सेक्शन 25 हो, 138 हो या बीएनएस हो, सालों लगते हैं इन केसों को निपटने में, और इतना धैर्य तो कंपनियों को है ही नहीं। एक बात कहूं मैं आपको, धैर्य किसको नहीं है? एक तो ब्राह्मणों को धैर्य नहीं होता है, कंपनियां भी ब्राह्मणों जैसी है, उनको जरा भी देर नहीं होता है। पहले केस फाइल कर दिया, ये खुद ब खुद सेटलमेंट पे आ जाएगी, बस थोड़ा टाइम खुद को मैनेज रखो, थोड़ा टाइम निकालना सीखो, लोन खुद ब खुद सेटलमेंट होते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा तनाव लेने, आत्महत्या कर लेना, गलत विचार कर लेना, ये कोई बात नहीं हुई। अब बात ये कि चलो आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ गया, 138 का नोटिस आ गया, और आपने कोर्ट में जाकर अपनी जमानत करा ली, अपनी जमानत करा ली, केस चालू हो गया। तो क्या हर पेशी पे आपको जाना जरूरी है? तो नहीं। आपका जाना जरूरी कब होगा? एक तो जब फाइल होगी बयान मुलजिम में, चार्ज पे, तब, और एक डिसीजन पे, यानी कि जब को फाइल में ऑर्डर हो रहा होगा। इनके अलावा आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और कोर्ट कभी बुलाना चाहे तो आपको अपीयर होना है। यहां पर मैं एक बात बता दूं, यदि इस केस में डिसीजन हो भी गया, इन केसों में डिसीजन हो भी गया और कोर्ट ने आपको सजा दे भी दी, तो भी हाथों हाथ सजा सस्पेंशन होती है और ऊपर की कोर्ट में इसकी अपील होती है। एक चीज और याद आती मुझे, कई लोग कहते हैं कि हम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ सकते हैं, एडवोकेट की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं काटूंगा, प्रायर नोटिस में एडवोकेट नहीं हो चलेगा, बाकी सबके रिप्लाई में एडवोकेट नहीं हो चलेगा, लेकिन एडवोकेट एडवोकेट होता है। कोर्ट में किस तरीके से केस को डील किया जाता है, कब कौन सी एप्लीकेशन फाइल करनी है, किस एप्लीकेशन का किस ऑर्डर का रिवीजन करना है, क्या यूं ही नहीं बनी थी मूवी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है। ये जो डायलॉग आपने सुना था ना, वो यूं ही नहीं बना था। तो तारीख लेने की जब बात आएगी ना, तो वहां सिर्फ एडवोकेट है जो कब किस मौके पर किस तरीके से किसी केस को आगे पीछे कर सकता है, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। ये चीजें ध्यान रखो कि एडवोकेट, आप अपना केस क्या लड़ोगे, आपको मालूम है अधिसूचना क्या होती है, आपको मालूम है तामील कुनिंदा क्या होता है, आपको मालूम है कि मुचलका राशि क्या होती है, आपको मालूम है सजा सस्पेंशन के लिए कौन सी एप्लीकेशन लगती है, आपको मालूम है क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, आपको मालूम है हम अगर दस्तावेज मंगाए, अगर हम कंपनी के दस्तावेज मंगाए ना,
साहब एक बात बताता हूं मैं आपको, सेक्शन 25 का माहौल मजाक नहीं है। यदि आप दस्तावेज मंगवाना चाहते हैं तो कंपनी में वहां एप्लीकेशन फाइल करके अपना ऋण आवेदन पत्र, लोन एप्लीकेशन मंगा सकते हो। आप अपना लोन एग्रीमेंट मंगवा सकते हो। लोन मतलब केस को लिंगर ऑन करने के लिए आप, और हिंदी में से निकलेगा, एक टिल डेट स्टेटमेंट मंगवा सकते हो। ठीक है, टिल डेट स्टेटमेंट के बाद उनका बैंक अकाउंट मंगवा सकते हो। ठीक है, उनकी आरबीआई और एमसीए के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मंगवा सकते हो। आपने ये बार बार कहते हैं ना, रिकॉर्डेड लाइन पे बात हो रही है तो आपका जीएसटी लग रहा है, तो इन्होंने आपको लोन दिया तो उसमें आपने जो भरा था, इन्होंने क्या जीएसटी जमा कराया, आप चाहो वो डिटेल मंगा सकते हो। क्या आप अपनी मेल, आपने जो कंपनियों से मेल किए वो कंपनी से मेल मंगवा सकते हो। आपने जो प्रायर नोटिस भेजा वो प्रायर नोटिस भी आप इनसे तलब कर सकते हो। इन्होंने जितने नोटिस भेजे, आपको कोई नोटिस नहीं मिला तो आप उन नोटिसों को तलब करवा सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं, इन चीजों में एक लंबा वक्त निकल जाता है। बस आप एक बात ध्यान रखना, हो सकता है आपके वकील साहब कोई इन चीजों के बारे में उतना नहीं हो जितना आज आपको हो गया है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। अब अगर आपने जमानत करवा दी है तो आपको रोज एपीयर होने की जरूरत नहीं। जब कोर्ट का तब एपीयर होना है, आपको 2 या 3 पेशी पे जाना है। बाकी एक प्रार्थना पत्र लगता है जिसको कि हाजिरी माफी कहते हैं, जो आपके वकील साहब की तरफ से लगता है हर पेशी पे कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, बस। अब जमानत करवाने के बाद सबसे पहले तो चार्ज सुनाया जाता है, जिसको कि हमारे सामान्य भाषा में आरोप सारांश कहते हैं। चार्ज सुनाया जाता है। चार्ज सुनाने के बाद कंपनी की तरफ से शपथ पत्र पेश किया जाता है। यह हर एक अलग अलग तारीख पे होता है। शपथ पत्र पेश करने के बाद दस्तावेज प्रदर्शित कराए जाते हैं, एग्जिबिट मेंशन कराए जाते हैं, दस्तावेज प्रदर्शित कराए जाते हैं। इसके बाद आपके जो एडवोकेट है वो एडवोकेट इनको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं। और इन्हीं क्रॉस एग्जामिन के दौरान आपके वकील साहब वहां एक एप्लीकेशन लगाते हैं, जो एप्लीकेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हो सकती है, बीएनएस एसएस के थ्रू हो सकती है, यानी कि डॉक्यूमेंट तलब करने के, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का, या फिर मैं क्या कह रहा हूं, जो भी जितनी प्रकार की एप्लीकेशन लगती है, गवाह रिकॉल वगैरह जितनी भी है, ये सारी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपके वकील साहब ने पूरे केस के दौरान अगर मान लो 3 एप्लीकेशन भी फाइल कर दी ना, तो जब भी वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो सामने वाले एडवोकेट को उसको रिसीव करना है, दूसरी पेशी पे उसको जवाब देना है, तीसरी पेशी पे उसकी बहस होगी, फिर क्रॉस एग्जामिन हुआ, फिर उसी तरीके से चलती है। तो आप यहां देखिए ये सारी चीजें चली। अब यहां क्रॉस एग्जामिन खत्म होने के बाद आपका रोल आता है और आपके होते हैं बयान मुलजिम कि भाई इस व्यक्ति ने, कंपनी ने या कंपनी की तरफ से जो आया है, इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये बयान दिए हैं, तो बताओ इस मैटर में आपको क्या कहना है। आपके वकील साहब आपको तैयारी कराएंगे भाई कहना क्या है। उसके बाद आता है डिफेंस एविडेंस, साक्ष्य प्रतिरक्षा। साक्ष्य प्रतिरक्षा में 3-4 अवसर निकल जाते हैं, फिर आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट और फिर होता है डिसीजन ऑर्डर पे। अब आप देखिए, आपकी जमानत के बाद अगर मैं न्यूनतम तरीके से लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 डेट हो गई। कितनी हो गई? 25 डेट। अगर 25 डेट में हम ये मान के चले कि किसी दिन वकीलों की स्ट्राइक होगी, किसी दिन देश के किसी ख्यातनाम व्यक्ति के साथ कोई घटना हो गई तो कोर्ट बंद रही, ये मान के चलना साल में कम से कम 5-7 बार तो वकीलों की स्ट्राइक होती है। कभी कभी न्यायमूर्ति नहीं रहे, राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो जाता है, कभी कभी कम से कम इस केस में 3-4 बार तो ऐसा होगा ही नहीं, कम से कम कि मजिस्ट्रेट नहीं होंगे, 3-4 बार तो ऐसा होगा ही होगा। और कम से कम 4 बार तो आपके वकील साहब लिंगर ऑन करेंगे ही करेंगे कि भाई आज ये कारण है, खुद का मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भेज देंगे। तो 25 के साथ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 पेशियां। अब ये 40 पेशियां अगर मैं 1.5 महीने की भी गिनूं, 1.5 महीने की भी गिनूं,
तो ये हो गई पूरे 60 महीने, यानी 5 साल केस चला। और 5 साल किस एनबीएफसी कंपनी या बैंक को दे रहे हैं कि वो आपके साथ सेटलमेंट नहीं करेगा। कई लोग तो बेचारे 5 साल में गुजर भी जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना कोई तनाव लेने वाली बातें नहीं है। मैं आज साथियों इस वीडियो का मतलब ये कतई नहीं मैं आपके मन में डर पैदा करूं, खौफ पैदा करूं। मैं आपको केवल और केवल आपके कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत कराना चाह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अवगत कराना चाह रहा हूं। ये भी ध्यान रखना कि आप जब भी जमानत कराओ ना, आप कॉग्निजेंस को भी चैलेंज कर सकते हो अगर आपके पास पर्याप्त आधार है। अब साथियों मैं यही कहूंगा कि मूल केस क्या है, सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट और बीएनएस 316 318 किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आपको लग गया है मैं लोन नहीं भर पाऊंगा, फाइनल हो गया है, तो सबसे पहले कह रहा हूं आप आज ही कंपनी को प्रायर नोटिस भेजें। प्रायर नोटिस में खुद को मेंटल लिखने की गलती कतई ना करें। अगर लोन फर्म के नाम से है तो फर्म के नाम से नोटिस भेजे, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा, जीरो अर्थ रहेगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस भी भेजे, कॉर्पोरेट ऑफिस भी भेजे, और यदि लोकल ब्रांच में जाके लोन लिया है तो लोकल ब्रांच को भी भेजे। प्रायर नोटिस में कभी ये गलती नहीं करनी है कि एक ही जगह भेज दिया। खुद के नाम से भेजे और ओरिजिनल आप भेज देते। इस नोटिस की एक कॉपी और इसकी डाक रसीद अपने को संभाल के रखनी है। और जिंदगी में कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट भेजो इंडिया पोस्ट से भेजना है और उसको ट्रैक करके उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट जरूर निकालनी है। यह गलती कभी ना करें कि ट्रैकिंग रिपोर्ट आप नहीं निकालें। साथियों प्रायर नोटिस अगर आपने भेज दिया तो उसके बाद आपके लिए आता है इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट। इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट यानी कि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आके बैठ गया है, जाने का नाम नहीं ले रहा है, पैसे देंगे तो ही जाऊंगा, तो इंटीमेशन लेटर की 2 कॉपी उसके हाथ में दो और बोलो भाई इस पे साइन करो, और इसमें जो चीजें भरनी है वो भरो। बोलती बंद हो जाती है और रवाना होना पड़ता है। कई रिकवरी एजेंट धमकाते हैं कि हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट नोटिस उनको व्हाट्सएप कर दो। जो आपको फोन कर रहे हैं उनको रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप कर दीजिए। रिकवरी के कॉल आते हैं तो किस तरीके से बात करनी है, इसके कुछ एग्जांपल हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट है, जिनको आप अच्छे से उनकी रिकॉर्डिंग पोस्ट है जिनको आप देख के समझ सकते हो। कॉल उठाना नहीं उठाना आप पर निर्भर है। यदि आप किसी का कॉल नहीं उठाते हैं तो कोई अपराध नहीं करते, ये आपकी अपनी इच्छा है। यदि इसके बाद भी आपके रिलेटिव वगैरह को फोन करते हैं, परेशान करते हैं, तो रिकवरी मेल नोटिस, एक नोटिस आप रिकवरी के मैटर में मेल कर सकते हो, जो आप कंपनी को भी करते हुए साथ में आरबीआई लोकपाल को कर सकते हो। यदि कंपनी आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेजती है तो इस सेक्शन 25 के नोटिस का रिप्लाई अगर आप नहीं देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको सेक्शन 25 का नोटिस हो या फिर 138 का नोटिस हो, आपको रिप्लाई देना चाहिए। अगर आपने चेक दे रखे हैं तो प्रायर नोटिस में आपको चेकों का हवाला लिखना चाहिए। इसके बाद यदि कंपनी आपको 316 318 बीएनएसएस का नोटिस दे रही है तो आपको इस नोटिस का जवाब देना आवश्यक है। कंपनी ये सारे नोटिस अगर आपको मेल करे तो आप भले मेल में रिप्लाई करो, लेकिन आप पक्का काम करो, कच्चे खेल मत खेलो, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा करो।
खैर आर्बिट्रेशन आपका आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगा यदि कंपनी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है तो आप आर्बिट्रेशन के मैटर में आप अपना ऑब्जेक्शन रेगुलर भेजते रहिए। और ये भी अक्सर सामने आया है कि कई बार कंपनी के ऑफिस जो है या फिर जो लिक्विडेटर है वो अपने पते पर मौजूद ही नहीं है। 1 अप्रैल के लाइन में बताया है कि मौजूद नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल ईसीएस हिट हो रहे हैं, आपने महीने में एक ही परमिशन दी लेकिन मल्टीपल ईसीएस हिट हो रहे हैं, तो ईसीएस स्टॉप का एक मेल करके आप अपने उनका रिप्लाई नहीं आया तो आप अपना ईसीएस भी बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा खैर ढेरों बातें, मैं कितनी बातें बताऊंगा। तो ये जो सारी चीजें अब दिमाग में ये रहता है कि सर हम लोन डिफॉल्टर है, हम पहले ही परेशान हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम किसी वकील की सहायता ले। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, आप किसी भी एक लोकल एडवोकेट को हायर कर लीजिए ताकि जब भी कोई नोटिस आए तो उनको दिखा पाए। लेकिन उससे पहले उनको जाके ये बताइए कि साहब मैं इस मामले में फंसा हूं, क्या आप मेरा बचाव कर लेंगे, अभी प्रायर नोटिस भेज दीजिए। उनको नहीं समझ में आया प्रायर नोटिस कैसे भेजते हैं तो फिर आप उनको छोड़ दीजिए। मैं एक बात कहूंगा, कॉल बुकिंग एक ऐसा आधार है, आप किसी भी ऑनलाइन एडवोकेट की कॉल बुकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। किसी भी एडवोकेट की ऑनलाइन कॉल बुकिंग सर्विसेज लेते समय आप उनसे ये बात कहिए कि आप मुझे इसमें क्या क्या सर्विसेज देंगे ये बताइए। यानी कि हर चीज के लिए कोई अलग चीज तय मत कीजिए, उनको कहिए कि आप मुझे कॉल बुकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, लेकिन इसमें शुरू से लेकर अंत तक जितने भी नोटिस जितने भी आएंगे मैं आपको भेजूंगा। आपको सजेशन देना है और आपको उसके रिप्लाई मुझे प्रोवाइड कराने हैं। यूं नहीं कि हर लोन के लिए अलग अलग बात करो, चाहे आपके 5 लोन है 25 लोन है, आप किसी भी एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की कॉल बुकिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे मैटर में कहूंगा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको कॉल बुकिंग तक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी जानकारी तो हम हमारे चैनल पे दे देते हैं। अगर आप किसी की कॉल बुकिंग करने में एक्सपर्ट नहीं है, सक्षम नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल सर्च करें और इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन का बटन आता है JOIN, इसको ज्वाइन करेंगे 399 रुपए आपके खाते से कटेंगे और वहीं जमा होंगे। हमें मत भेज देना, मैं खुला कह रहा हूं। हम कॉल बुकिंग करें तो जो नंबर दिया हुआ उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, इसकी जानकारी वो दे देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट वहां पे होता है। यदि आप आईफोन यूज करते हैं तो आपको अपनी आईडी को किसी और एंड्रॉइड फोन में डालना पड़ेगा और वहां जाकर ही आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन में डायरेक्ट मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं आता है। या फिर आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे कि मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करते हैं। साथियों, हमने आपको एक बात कही थी कि हम हर साल बीमार होते हैं, हर साल हमको सर्दी होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, तो डॉक्टर हर साल दवाइयां चेंज कर देता है। हम भी हमारे जो मुख्य चीजें हैं, जिसमें प्रायर नोटिस हो गया, इंटीमेशन लेटर हो गया, रिकवरी एजेंट नोटिस हो गया, सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन, सबके जवाबों के अंदर हम बदलाव लाने की सोच रहे हैं और उसमें और हम अपडेट करते हुए जाएंगे। ये हमारी सोच चल रही है कि हम उनको और अच्छा अपडेट करेंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई पुराने ड्राफ्ट पड़े हैं तो आप उनको यूज मत कीजिएगा। जो भेज चुके वो भेज चुके, नए अपडेट हमसे जरूर लेते रहिएगा। साथियों, आज का डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन का मेरा पहला वीडियो था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डेब्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन का ये पहला वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का कई कंटेंट लोग कॉपी करेंगे, अपने चैनल पे डालेंगे। मुझे उस बात से आपत्ति नहीं है कि लोग कंटेंट कॉपी करके डालें। आपत्ति इस बात से है कि उन बातों से गुमराह होकर लोग दूसरों के पास जाते हैं और लूटे जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद चुरा के किसी की बातों को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, वह कैसे किसी के साथ इंसाफ कर पाएगा। साथ ही इस वीडियो में
डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन के इस वीडियो में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताएं। और अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैंने जैसे बताया है कि सेक्शन 25 में मेल करना है और नोट में अब क्या डालना है, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। साथियों, हम चाहते तो इस वीडियो को मेंबरशिप पर डाल सकते थे और हमको मालूम था कि डेब्ट मैनेजमेंट के नाम से जो वीडियो हम मेंबरशिप पर डालेंगे तो मेंबरशिप बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से हमने लोन सेटलमेंट लेटर, रिक्वेस्ट लेटर जो था, हमने खुले प्लेटफॉर्म पर डाला तो करीबन 6000 लोन सेटलमेंट हो गए। एनबीएफसी को भी फायदा हुआ और हमारे साथियों को भी फायदा हुआ। और कहते हैं ना, किसी इंसान की एक दुआ मिल जाए तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। साथियों, बिना कॉल बुकिंग बात करना संभव नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, यूट्यूब पे इतना कंटेंट डाल लेता हूं कि व्यक्ति अगर मेंबरशिप पर भी जुड़ जाए ना तो अपने सारे समाधान खुद कर सकता है। साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा, डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन पर रेगुलर वीडियो, ये कभी मत सोचिएगा हर 2 दिन में आ जाएंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे एक अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, एक अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, नया कंटेंट सोचना पड़ता है जो आपको कहीं पर नहीं मिले। नॉर्मल वीडियो हर रोज आएंगे, लेकिन डेब्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन का जब वीडियो आएगा ना तो मैं आपसे कमेंट की दरकार रखूंगा कि आप अपनी बात जरूर साझा करें। एक लक्ष्य, जून में आप लोगों के लोन सेटलमेंट हो एंड 25 दिसंबर 2025 तक हमारे तमाम साथी तनाव से मुक्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूं। हाँ, फेसबुक पर कमेंट वही कर सकते हैं या यूट्यूब पर कमेंट वही कर सकते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंसा है तो आज उसको ये वीडियो जरूर भेजिए। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।